हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। तो आइए अब हम नॉवल के पार्ट नंबर 87 की तरफ बढ़ते हैं। आरफा, ये ले, ये मैं आपके लिए लाया था कल एंजल के साथ ही, मगर आपको देना भूल गया था। किचन के दरवाजे पर खड़ा आदि अंदर खाना बनाते हुए आरफा से बोला। वो रात की दावत के लिए अपनी सारी बहनों की पसंद का खाना बना रहे थे। आदि ने उसे मना भी किया था कि वो होटल से खाना मंगवा लेगा या नजमा और कुक मिलकर कुछ ना कुछ बना लेंगे, मगर ग्रैनी और आरफा रात को सनम, सफीन और आशा की आमद का सुनकर बेहद एक्साइटेड थे। इसलिए आदि के मना करने के बावजूद भी ग्रैनी ने शाम से ही आरफा को किचन में बिजी कर दिया था। मगर भाई, उसकी क्या जरूरत थी? ये तो बहुत ही महंगा है, ये मैं नहीं लूंगी, अम्मा डांटेंगी मुझे। हालिम ने आदि के हाथ में थामे महंगे ब्रांडेड फोन को देकर लेने से मना कर दिया था। तभी आदि ने उसे हफ्के से देखा था। अच्छा, तो इसका मतलब मैं बाई नहीं हूँ आपका, है ना? सिर्फ जुबानी बाई कहती हैं, दिल से मानती नहीं है, गैर और पराया समझती हैं मुझे। आदि मुंह लटका कर बोला था और आरफा बुखला कर कफगीर को कुकिंग रेंज पर रखती किचन से बाहर आ गए थे। नहीं नहीं भाई, ये बात नहीं है, मगर अम्मा को लगेगा मैंने आपसे फरमाइश की होगी, इसलिए आपने मुझे ला कर दिया। वो क्या है ना, मैं अम्मा से कई बार कह चुकी हूँ मुझे अच्छा सा फोन ला कर दे, मगर वो हर बार कभी जूता, कभी जारू, कभी बेलन, तो कभी हाथों से हमला करके मेरी मासूम हवाइश का गला घोंट देती हैं। आरफा ने मुंह बनाकर कहा था। उसका जवाब सुनकर आदि मुस्कुरा दिया था। चलें तो हलीमा आंटी से इजाजत ले लेते हैं, मुझे यकीन है कि वो एतराज नहीं करेंगे। आदि आरफा के साथ ही टीवी लॉन्च में बैठी हलीमा भी और मिरोसा के पास चला था। मिरोसा टीवी देख रहे थे, जबकि हलीमा भी सामने ही फोन पर किसी से बात करती और मिरोसा के पास बैठा आयस अपनी इलेक्ट्रिक टॉय से खेलने में मगन था। हलीमा आंटी, आप जरा फ्री हो जाएं तो एक केस पर फैसला दें। आदि मिरोसा के पास सोफे पर हाथ टका कर बैठ गया था, जबकि हलीमा भी उसे देख रसवा में सह लेते हुए अलविदा कलमात कहते फोन काट दिया था। आरफा एहतियातन माँ से दूर आयस के पास खड़ी हो गई थी कि आदि के पापा उसकी पिटाई यकीनी थे। हलीमा आंटी, मैं अपनी बहन आरफा के लिए अगर कुछ लेकर आऊं तो क्या आप अपने बेटे के लाए हुए तोहफे की कीमत देकर उसे लेने से इनकार कर देंगे, या मेरी अपनी बहन से मोहब्बत और हलूस को देते हुए उसे कबूल कर लेंगे? आदि ने सवालिया नजर से खुद को तकती हुई हलीमा बी से पूछा था। ये कैसी बातें कर रही हैं आप आदर बेटा, कौन सा तोहफा? हलीमा बी ने हैरत से आदि को देखा था और मिरोसा भी उसे इस्तफामिया नजरों से देखने लगी थी। तभी आदि ने अपने हाथ में मौजूद फोन के डिब्बे से फोन निकालकर हलीमा बी के हाथ में दिया था। ये मोबाइल फोन मैं एक अपनी बीवी के लिए लाया था और एक अपनी बहन के लिए। बीवी ने तो ले लिया, अब बहन कह रही है कि आप अपने बेटे का हलूस कबूल नहीं करेंगे बल्कि ठुकरा देंगे। इसलिए मैं आपसे पूछने आया हूँ कि क्या आप वाकई ऐसा ही करेंगे? आदि ने बहुत ही खूबसूरती से हलीमा बी के लफ्जों के जाल में उलझा कर बेबस कर दिया था। अब ना तो वो इनकार करने की पोजीशन में रही थी और ना ही एतराज करने की। तभी धीरे से मुस्कुराती बोलते, बिल्कुल भी नहीं करूंगी, आपकी बहन गलत समझ रही है, मैं अपने बेटे का हलूस नियत से दिया हुआ तोहफा बिल्कुल भी नहीं टकराऊंगी। हलीमा बी ने कहते हुए आरफा खुशी से उछल पड़ी थी, जबकि मिरोसा और आदि उसके बचपने पर मुस्कुरा दिए थे। नहीं आरफा, अब तो कोई एतराज नहीं है ना, है ना? आदि ने फोन अपने सामने पास आती हुई आरफा को थमा देता और आदि के हाथ से फोन चिपड़ने के अंदाज में लेकर उसे खुशी से ऑन करने लगे थे। थैंक्स भाई, आपने ये स्मार्टफोन देकर मेरी इतनी पुरानी ख्वाहिश पूरी कर दी, इतनी पुरानी ख्वाहिश पूरी किया। अम्मा मुझे लेने ही नहीं देती थी, अब मैं उस पर पबजी खेलूंगी और साथ सबको वीडियो कॉलिंग भी करूंगी, यूट्यूब पर अपनी कुकिंग वीडियोस अपलोड करूंगी। हाय सच्ची, मेरे कितने सारे अरमान पूरे हो गए। अरफा खुशी से चहकते बोलती। उसकी खनकती हुई आवाज सुनकर हलीमा भी ने गुलकोस को देखा था। हाँ, अब उस पर तुम सारे फजूल काम शुरू कर देना। आदल बेटा, सच बताएं, इस बेसरबी ने आपसे फरमाइश कराकर तो नहीं मंगवाया ये फोन? हलीमा बी ने मशकूक नजर से अरफा को देखते हुए आदि से पूछा। आदि उनके बात सुनकर हंस दिया था, जबकि अरफा का मुंह लटक गया था। नहीं नहीं आंटी, मुझसे अरफा ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, वो तो मैं एंजल के लिए ले रहा था तो सोचा अपनी बहन के भी ले लो। आप अरफा से कुछ ना के, ये तो बहुत ही नेक और सीधी सी लड़की है और आप बहुत ही नसीब वाली हैं कि आपको अरफा जैसी बेटी मिले, इतनी सादा और नेक फितरत की। आजकल के दौर में ऐसी बेटियां नायाब हैं। आदि ने मुस्कुराते हुए अरफा को देखा था, जो कि तफाहर से गर्दन अकड़ाए हलीमा बी को जिताती हुई नजर से देखने लगे थे। उसके अंदाज पर आदि को जोर से हंसी आई थी। मिरोसा भी उसको करते हुए देखकर मुस्कुराने दी थी। अच्छा, जाओ अब यहाँ खड़ी खुश होती रहोगी या बाई के लिए कुछ चाय पानी का बंदोबस्त भी करोगे? हलीमा बी ने एक बार फिर से अरफा को फोन में लगे देखकर डपटा था। अच्छा अम्मा, जा रही हूँ, माही बीबी मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ, तब तक आप इसमें सनम, आयशा और सफीन बीबी के नंबर सेव कर दें। आज इन सबको नए नंबर से काका कर जरा तंग करूंगे, बहुत दिन हो गया आशा बीबी की दर्द सुने हुए। आरफा ने मिरोसा को फोन थमाया था और शरारत से कहती बाहर निकल गए थे। हलीमा बी ने उसकी पुश को घूर कर देखा था। देखा अपने आदर बेटा, अब ये इस फोन पर यही सब फजूल काम करेगी।
हलीमा बी ने तासब से आदि को देखा था। कोई बात नहीं ग्रैनी, वो कौन सा कभी कोई शरारत करती है, बस आशा की दाढ़ ही सुनना चाहती है ना। हा हा हा, उसे छेड़ेगी तो थोड़ा सा और क्या, आप फिक्र ना करें, अपनी आरफा बहुत समझदार है। मिरोसा ने मुस्कुराकर उन्हें तसल्ली दी थी और आदि तब तक आयस के पास पहुंचकर उसे गोद में लेता हुआ चूमने लगा था। चले अच्छा, मैं जरा देख लूं किचन में आरफा ने क्या क्या तैयार किया। आप चारों बहनों की पसंद का मीठा मैं खुद बनाऊंगी। माही बीबी, अब आप ही तैयार हो जाए, मैं आरफा को भेजती हूँ, वो आयस को भी चेंज करा देगी। हलीमा भी घुटनों पर हाथ रखकर उठती हुई बोलती और धीरे धीरे चलती हुई बाहर निकल गए थे। आयस को मैं तैयार कर दूंगा एंजल, और आज आप वो लाइट ग्रीन सूट पहनेंगे जो मैं आपके लिए लाया था। आदि ने अपनी गोद में बैठे हुए आयस को गुदगुदाते हुए कहा था और अपने हाथ में बड़ी सी टॉय बाइक थामे हुए वो आदि के हाथ पर चलाने की कोशिश कर रहा था। क्यों, लड़के वाले देखने आ रहे हैं मुझे, यो सज दज कर सबके सामने पेश होने की तैयारी करो, मेरो साथ तरह का बोल थी। और आदि ने ताजुब से नफी में सर लाते हुए इस पागल लड़की को देखा था। लाहुल्ला वाला, खुदा ना करे आपको लड़के वाले क्यों देखने आएंगे, आप शादीशुदा एक बच्चे की माँ है, अभी शोहर जिंदा सलामत मौजूद है, मेरे होते हुए तो ये मुमकिन नहीं है। हाँ, मेरे मरने के बाद अपना ये शौक जरूर पूरा कर लीजिएगा। आदि ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर मिरोसा की नाक खींची थी, जो उसके मरने का सुनकर उसे गुस्से से घुटती दिल ही दिल में अल्लाह ना करे बोली थी, जबकि बज़ाहिर आदि के नाक खींचने पर जोर से चिल्ला उठी थी। जंगलियों वाली हरकतें गई नहीं अब तक, इंसानों की तरह दूर से बात किया करो, मुझे ये बेतकल्फी पसंद नहीं है, समझे। मेरोसा हाथों पास जोर डालते सोफे पर पीछे खिसक गए थे, जबकि आदि आयस को दोबारा से नीचे उसके टॉयज के पास छोड़कर वापस मेरोसा के करीब बैठ गया था। यार आप बीबी हैं, आपसे बेतकल्लफ नहीं होगा तो किससे होगा, क्या अनिका को आऊं बेतकल्लफ होने के लिए। आदि को दोबारा शरारत से मेरोसा के बालों की लिट खींची थी। वो अनिका नाम सुनकर तिलमिला गए थे। हाँ तो रोका किसने है, जाओ ना ले आओ, उसे भी बहुत अरमान है ना दिल में उससे बेतकल्लफ होने के, तो कर लो पूरे, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी अम्मा जान भी खुश हो जाएंगी। मुझे तो अब तक हैरत है कि उन्होंने 2 साल तुम्हें खुला कैसे छोड़ दिया। मिरोसा ने आदू को पीछे धकेलते हुए कहा था। वो शरारत से उसका हाथ चूमता हुआ उस पर झुकाया था। बस यार, मामा ने तो बहुत चाह के पकड़कर मुझे बांधे, मगर मुझ पर एक नीली आंखों वाली जल परी का साया हो गया था। वो न जाने कैसा सहर फूंक कर गई थी कि इस दिल को उसके सिवा कोई बाता नहीं था, और आज तक इसी जल परी के सहर में जकड़ा हुआ हूँ। ना उसके सिवा कोई मन को बाती है और ना ही कोई नजर में जिचती है, इसलिए अब तक खुला घूम रहा हूँ। आदि ने मिरोसा के कमर पर हाथ डालकर अपने साथ लगाते हुए उसके गुस्से से बड़ी हुई आंखों को बारी बार चुमा था, और वह तड़प कर उसे दूर हुए थे। तुम फिर से मुझे उकसा रही हो कि मैं तुमसे अपना किया हुआ वादा तोड़ दूं। मिरोसा उसके छिछोरे पान पर तड़प उठी थी, जबकि आदि जो आज बहुत खुश था, उसने मिरोसा की धमकी पर दुखी होने के बजाय उसे चुटकियों में उड़ा दिया था। वो दोबारा उसके करीब हुआ था, साथ ही झुकते हुए मिरोसा के हाथ पकड़कर उसके गर्दन पर अपने लब रख देते। वो फिर बारी बारी दोनों गालों और पेशानी को चूमते हुए उसके लबों पर झुकाया था। उसकी कमर पर हाथ डालते हुए शिद्दत से उसे खुद में बीच कर उसके लबों पर अपने लब रख देते, और इस बार तो वो वाकई बिफर गए थे। उसने गुस्से से आदि के पीछे धकेल दिया था। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी आदिल अफंदी, फिर से अपनी छिछोरी हरकतों पर मत उतरो, मैं तुम्हें छोड़कर सचमुच चले जाएंगे। मिरोसा ने शदीद मजामत के तौर पर आदि के पीछे धकेल दिया था, और अपना एक हाथ आदि से छुड़वाते हुए उसने खुद पर दोबारा झुकते हुए आदि की गर्दन को नोच लिया था, जिस पर वो कराता हुआ सीधा हुआ था। उफ मेरी मासूम एंजल, जंगली बिल्ली कब से बन गई है, मुझसे बचकर कहाँ जाएंगी आप, जहां भी जाएंगी वहां मैं आपके पीछे पीछे हाथ थाम कर चलाऊंगा। हम दोनों बाप बेटा आपको इतनी आसानी से छोड़ दें, ऐसा हवाबों में भी नहीं हो सकता, क्यों चैम। आधे ने दूर बैठे हुए खिलौने में मगन आयस से भी राय ली थी। वो आंखें मीच कर जोर से हंसने की कोशिश करता अपने गिनती के 5-6 दांत पाप को दिखाने लगा था, जिसमें निचले 2 और ऊपर के 4 दांतों के सिवा ऊपर नीचे की बाकी दांत अभी तक मिल के मरहल तय कर दिया। एंड इसी वक्त आरफा ट्रे में चाय के साथ ही गर्मा गर्म पकौड़े लिए हुए अंदर चली आई थी, और आदि फुर्ती से माही से दूर होकर बैठा था। ले आदल भाई, आपके और माही बीबी के लिए मेरे हाथ के स्पेशल पकौड़े, माही बीबी को बहुत पसंद है, आप ही टेस्ट करके देखें। आरफा ने ट्रे वहीं इन दोनों के बीचों बीच सोफे पर रख दी थी। मैंने तो बहुत दिन बाद एक स्वीट डिश टेस्ट की है आरफा, ये पकौड़े उससे ज्यादा टेस्टी नहीं हो सकते, मगर फिर भी मेरी बहन बनाकर लाई है तो मैं जरूर खाऊंगा। आदि ने मुस्कुराकर मैंने हिस्स नजर से मेरोसा को देते हुए कहा था, और मेरोसा उसकी बात का मफहूम समझते हुए गुस्से से खुलकर आ गए थे। आरफा मुझे जरा चेयर पर बिठाओ, चाय पीकर मैं चेंज करने रूम में जाऊंगी। मिरोसा कहर बरसाती नजर से आदि को देखती हुई बोली थी, जो अब भी उसे बेबाक नजर से देखता हुआ पकौड़े खा रहा था।
लोफर। मिरोसा ने आदि को उसका पुराना लक़ब वापस दे डाला था, जबकि उसकी हदायत पर आफा ने उसकी चेयर पर बिठाने लगे थे। माही बीबी, मुझे फ़ोन का इस्तेमाल बताए ना। आफा मिरोसा को चाय का कप पकड़ाती खुद उसकी चेयर के पास पड़े सोफे पर बैठ गई थी, जबकि चाय पीते आदि की शरारती नजरें होंस मिरोसा पर टिकी हुई थी, जिन्हें महसूस करके वह झंझलाहट का शिकार हो गए थे। आरफा, चलो हम अपने रूम में चलते हैं, वहां मैं तुम्हें सब बता दूंगी। यहाँ कुछ गुंडे और लोफर टाइप लोग बैठे हैं। मुझे डर है कि मैं कुछ देर में जहाँ और बैठी रही तो ये चाय का कप मेरे हाथ की बजाय उनके सर पर होगा, इसलिए मुझे यहाँ से ले चलो। मिरोसा आदि को घुटते तरह का बोली थी। उसकी बात सुनकर आदि जोर से कहकर लगाकर हंस पड़ा था और आरफा भी मुंह पर हाथ रखकर हंसते चले गए थे, जबकि मिरोसा ने आदि के बाद तैर से आरफा को भी देखा था। आरफा फौरन अपनी हंसी कंट्रोल करती हुई उसकी चेयर घसीटकर बैग की तरफ चली गए थे। आज रकीम की शादी थी। जो कुछ उसकी शादी में हुआ था वो रूहान के लिए बायसे हैरत था। वो पागल शख्स समन का मुतमनी था। एक बार पहले वो सनम को नुकसान पहुंचा चुका था और अब उसकी शादी में भी अपनी जान की फिक्र किए बिना चला आया था। फिर बिलाहर अपने अंजाम को भी पहुंच गया था, लेकिन रूहान को लगता था कि सब में बेराम का इतना कसूर नहीं है। वह परियों से चेहरे वाली सनम थी ही ऐसी कि कोई उसके लिए दीवाना हो जाता था। वह खुद इस मरहले से गुजर रहा था। वो भी इस हुरून जैसी सनम का असीर हो गया था। इस उसी अस्पराउन जैसी रूप वाली सनम का जो आज हमेशा के लिए उसे दूर हो चुके थे। वो अब उसके भाई की बीवी बन चुकी थी। आज उसके लिए खुद को संभालना मुश्किल था। हमेशा की तरह वो खुद को बहला नहीं पा रहा था। कोई तसल्ली कारगर साबित नहीं हुए थे। पागल दिल को किसी तौर पर करार नसीब नहीं हो रहा था, इसलिए वह रुखती होने से पहले ही गाड़ी लेकर होटल से निकल आया था। उसने जानबूझकर अपना फोन भी बंद कर दिया था ताकि कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे। आज वह पूरी रात अपने दिल की बर्बादी का मातम अकेले मनाना चाहता था और यह तो वक्त ही जानता था कि मजीद उसे कब तक इस गम की आग में अकेले जलते रहना था। सुबह सनम की आंख जोर जोर से दरवाजा बजने की आवाज से खुली थी। वह रकीम की बाहों के आसामी उसके सीने पर सर रख के मजे से सो रहे थे, मगर तेज तेज बजते हुए दरवाजे की आवाज सुनकर उसने पट से अपनी आंखें खोलकर देखा था और रकीम को अपने इतने पास देखकर वो झटके से उठ बैठे थे। हया, झिझक, शर्म और हजालत के मिले जुले तासरा के साथ ही उसने खुद पर एक नजर डालते दुपट्टे की तलाश में पूरे बैग पर अपनी नजरें दुराए थे। उसका दुपट्टा रकीम उसके तकिए के बिल्कुल बीचों बीच पड़ा हुआ था। दुपट्टे का एक सिरा रकीम के तकिए के नीचे दबा हुआ था। तभी दरवाजे पर एक बार फिर से दस्तक हुई थी। सैम ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा था। पहले उसने सोचा कि वो जाकर दरवाजा खोल देगी, मगर फिर एक नजर अपने हुलिये पर डालकर उसने झिझकते हुए रकीम को आवाज दी थी, रकीम उठ जाए, बाहर कोई दरवाजा नॉक कर रहा है। सनम ने अपना दुपट्टा उसके तकिए के नीचे से खींच कर निकाला था और तेजी से दुपट्टा ओढ़ते हुए वो रकीम को उठाने लगे थे। रकीम ने सनम की तरफ करवट लेते हुए दोबारा से उसको खींच कर अपने साथ लटा लिया था, जबकि सनम सर जज्बजे होती हुई दोबारा उठ बैठे थे। रकीम, बाहर दरवाजे पर कोई है, खोलें जाकर, मैं ऐसे नहीं जा सकती। सनम ने रकीम के हाथ से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा था और रकीम उसके उठते ही दोबारा से हाथ थाम चुका था, मगर सनम की मनमनाती आवाज पर उसने एक आंख खोलकर सनम को देखा था और एक बार फिर दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई थी। बजते हुए दरवाजे की आवाज सुनकर रकीम एक झटके से अपनी जगह से उठा और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा था। सनम, आप अंदर जाए, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। रकीम के कहने पर सनम असबाब में सिलाती हुई सर हिलाती हुई बाथरूम की तरफ भागती हुई चली गई थी, जबकि जल्दी जल्दी में उसका दुपट्टा बेड पर पड़ा रह गया था। रकीम ने दरवाजा अनलॉक किया था और सामने ही उलझे बिखरे हुलिये में रोहान खड़ा था। उसने हुजैफा को अपनी गोद में उठाया था। रोनी, अंदर आना, क्या हुआ? रकीम अपनी आंखें शहादत की उंगली और अंगूठे से मसलते हुए रूहान को लेकर अंदर चलाया था, मगर अंदर दाल होते ही रूहान की नजर सनम के रात वाले दुपट्टे पर पड़ती, जो आधा बेड पर और आधा फर्श पर बिखरा होता। रूहान ने तेजी से अपनी नजरों का जाविया बदला था, जबकि दिल की दुनिया में हशर बड़पा था। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस रकी, मगर मुझसे मम्मा क्या कह गई हैं कि तुम लोगों को बता दूं कि डैडी होकर शाह हाउस हो जाओ। आज सब लोग नाश्ता वहीं पर करेंगे। रूहान ने नामहसूस अंदाज में अपना रुख मोड़ते हुए कहा था। अच्छा, सब लोग चले गए तो फ्रेश नहीं हुआ अभी, और इस नाटी बॉय को क्यों रोक लिया? रकीम ने बोलते रूहान के गोद से हुजैफा को लेकर प्यार किया था। तभी उसकी नजर बैपा पड़े सनम के दुपट्टे पर पड़ती। ओ, ये यहाँ पर पड़ा रह गया। सनम की जल्दबाजियां। रकीम बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ा था और सनम का दुपट्टा उठाया ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया था, जबकि उसके पीछे खड़ा रूहान करब से अपनी आंखें नीचे वैसे ही खड़ा रह गया था। रोनी जा, ले हुजैफा को अपने साथ ले जा, मैं तैयार हो जाऊं और मुझे अपना चार्जर दे दे जरा, मेरा फोन बंद पड़ा है। रकीम ने हुजैफा को साकत खड़े हुए रूहान की गोद में थमाया था और रूहान उसकी आवाज सुनकर अपनी बंद आंखों को खोलते बामुश्किल खुद को कंपोज किया था और मुस्कुराकर हुजैफा को गोद में ले लिया था।
साथ ही रूम से निकलता चला गया था, जबकि सनम, जो कि बाथरूम के दरवाजे से झांक रूहान और रकीम को बातें करता देख रही थी, शुक्र का सांस लेती बाहर निकल आए थे। रूम के बीच खड़ा रकीम उसको देखकर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा था। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बहर जिंदगी, हो गई नींद पूरी? रकीम ने आगे बढ़कर सनम की पेशानी चूमते हुए कहा था, और सनम उसकी बात सुनकर हज्जल से अंदाज में मुस्कुराए थे। वालेकुम सलाम, आई एम सॉरी, वो मुझे पता नहीं चला रात को कब मेरी आंख लग गई। एक्चुअली वो मैंने कभी इतना हैवी ड्रेसेस नहीं पहने, तो उन्हें कैरी करते करते थक गए थे। आई एम रियली वेरी सॉरी। वो बोलते बोलते सनम अचानक खामोश होकर हैरत से रकीम को देखने लगी थी, और रकीम ने उसके लबों पर उंगली रखकर उसे खामोश कर दिया था। कोई बात नहीं मेरी सिंड्रेला, मैंने खुद आपको जानबूझकर नहीं जगाया। रात को जो कुछ हुआ था, मुझे अंदाजा था कि उसने आपको मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब कर दिया। वैसे रात को नींद तो ठीक से आई ना? आप कई बार बीच में डर कर उठी थी, फिर मैंने आपको अपने दिल से लगाकर सुलाया, और देखें सारे डर होप सब गायब। पूरी रात मेरे सीने पर सर रखकर सुकून से सोई। सनम ने चौंक कर रकीम को देखा था। वो जानती थी वो सोते हुए डर जाती है, और रात को जो कुछ हुआ उसका तो वो भी उसके ज़हन में कुछ ज्यादा ही सवार था। वैसे सनम, आपने अपने सर पर कितनी हजार पिने लगाई थी? बाई गॉड, इतने हेयर पिन्स के निकालते निकालते मुझे आधा घंटा लग गया। रकीब ने सर झुकाकर नर्वस से खड़े सनम से पूछा था, और सनम ने हैरत से सर उठाकर दोबारा उसको देखा था। तो वो ज्वेलरी आपने? सनम ने झिझक कर बात अधूरी छोड़ दी थी। जी जी, इस गुलाम ने उतार दी। अब रात में किसी और को तो बुलाता नहीं ना आपकी ज्वेलरी उतारने। रकीब ने शरारत से मुस्कुराकर उसके बालों की लिट खींची थी, और झुककर उसके कान में सरगोशी की थी। रात को आप बहुत ही खूबसूरत लग रही थी सनम, इतनी खूबसूरत कि पूरी रात मैंने आपको देखते हुए गुजार दी। रकीब ने उसके कान की लो को चुमा था, तभी वो ब्लश करते चेहरे के साथ उससे दूर हुए थे। सनम, माय सिंड्रेला, आई रियली लव यू। रकीब ने आज पहली बार उसकी आंखों में झांक कर देखा था, और मुस्कुराते हुए अपने सामने ब्लश करती सनम की पेशानी से अपनी पेशानी टकराए थे। सनम ने शर्माकर उसको सीने पर मुंह छुपा लिया था, जबकि रकीब उसकी इस अदा पर सरशार होते हुए उसके गिर्द बाहों का हसार बांध कर उसके चेहरे के नकुश को चूमने लगा था। और उसको चार्जेस देने आया रूहान कमरे के खुले दरवाजे से अंदर का मंजर देखकर अपनी नम होती हुई आंखों के साथ ही वापस पलट गया था। सुबह फहीम की आंख किसी बेहंगम से शोर पर खुली थी। उसने मुंदी मुंदी आंखों से देखा कि ये शोर कहाँ से आ रहा था। तभी उसकी नजर सामने ही सोफे पर नक्श से तैयार आशा पर पड़ी। वो बड़े आराम से सोफे पर बैठी बेड के बाईं तरफ वाली दीवार पर लगी बड़ी सी एलईडी स्क्रीन पर कोई इंग्लिश मूवी देख रहे थे, जिसमें आशा का फेवरेट मारदार का एक सीन चल रहा था। आशा ने टीवी की आवाज इतनी तेज से रखी हुई थी कि उसके शोर से फहीम की नींद मिनटों में बग से उड़ गए थे। उसका दिल चाहा कि अपना सर पीट डाले। एक तो रात भर आशा ने सोते हुए भी हर एंगल से उसकी पिटाई की थी, और अब फिर वो उसकी नींद की दुश्मन बनी बैठे थे। फहीम रात को वफर शोर में देर तक जाकर आशा का हसीन चेहरा देखकर उसके सोने के बाद तक जागता रहा था। आशा ने अलमारी में रखे हुए एक्सा कंफर्टर को फोल्ड करके अपने और फहीम के बीच एक बॉर्डर बना लिया था, जिसे आशा के हुक्म के मुताबिक फहीम ने क्रॉस नहीं करना था, और फहीम भी अच्छे बच्चों की तरह शराफत से उसकी बात मानकर चुपचाप लेट गया था। आशा जब तक जागती रही थी, उसकी कड़ी नजरें कंफर्टर की खुली जरा सी जोड़ी से फहीम पर टिकी रहती थी, मगर फिर कुछ ही देर बाद उसकी गहरी सांसों की आवाज सुनकर फहीम को अंदाजा हो गया था कि शेरनी सो गई है। इसलिए वो करवट लेकर कोहनी पर अपना सर ढकाए फुर्सत से आशा को देखने लगा था। वो सोते हुए इतनी मासूम और हसीन लग गई थी कि फहीम दीवाना व टिकटिकी बांध को देखता रहा था। आशा से होने वाली पहली मुलाकात से लेकर आज तक अपनी शादी के दिन तक उसके साथ गुजरे सारे लम्हे फहीम की आंखों के सामने घूमने लगे थे। वो आशा को देखते हुए उसके साथ जादू के सफर पर निकला हुआ था कि तभी पेट पर लगने वाले जोरदार घुटने ने उसे ख्यालों की दुनिया से निकालकर हकीकत की दुनिया में बुरी तरह से लापट रहा था। घुटने की जरब उसके पैर पर इतनी जोर से लगी थी कि वो दर्द से कराहता हुआ दोहरा हो गया था। उसने झुक कर अपने पैर पर अटैक करने वाले इस हथियार को घूरा था, फिर उसने उसे हाथ से पीछे खिसके दिया था। आशा ने बॉर्डर के नीचे से उस पर अटैक किया था। सोते हुए भी इस लड़की के हाथ पांव को चैन नहीं है। फहीम ने अफसोस से नबी में साहिल लाते हुए दोबारा उसे देखने में मोह हो गया था। तभी आशा ने फिर से गड़बड़ ली थी। बेचैन लड़की, सोते हुए भी उसे सुकून नहीं है। सो जा बेटा फहीम, कहीं ये शेरनी जाग ना जाए, और वैसे भी सोई हुई शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है। जरा सा भी तूने उसको छेड़ दिया तो तुझे अभी के अभी चीर फाड़ डालेगी। फहीम ने बड़बड़ाते हुए अच्छे से अपने ऊपर कंफर्टर ओढ़ लिया था। आयशा अब दूसरी तरफ मुंह किए सो रही थी। फिर फहीम की आंख लगे कुछ ही देर हुई थी कि तभी उसके मुंह पर जोर से किसी ने थप्पड़ मारा था। फहीम ने पट से आंखें खोलकर अपने मुंह पर थप्पड़ लगाते हुए हाथ को पकड़ा था, जो अब तक
اس کے منہ پر رکھا ہوا تھا. پھر اس نے گردن موڑ کر آشا کو دیکھا تھا. وہ ہونٹ بے خبر سو رہے تھے. سونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہیں اپنے دل کے ارمان تو نہیں پورے کر رہی. فہیم نے آنکھیں سکھو کر آشا کو گھورا تھا مگر وہ گہری نیند سو رہی تھی. اس کے پرسکون چہرے پر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہے. فہیم نے گہرا سانس لیتے ہوئے اس بار بھی صبر کر لیا تھا اور آشا کی طرف پیٹ کر کے لیٹ گیا تھا. اس کی نیند آشا کے حملوں سے اٹھ گئی تھی اور پھر زیادہ دیر نہیں گزری تھی جب تیسرا وار اس کی کمر پر ہوا تھا. اس بار آشا بارڈر کے اوپر الٹی پڑی ہوئی تھی اور اس کی بائیں ٹانگ دولتی کی صورت میں فہیم کے کمر پر پڑ تھی. تبھی وہ بنا کر اٹھ بیٹھا تھا اور آشا کو پلٹ کر سیدھا کیا تھا. دس از ٹو مچ آشا، یہ سونے کا کون سا طریقہ ہے؟ ہیلو، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، سن رہی ہیں یا نہیں؟ فہیم نے آشا کو بتن سے جھنجھوڑ دیا تھا مگر اس نے ایک لمحے کو بھی نیند میں ڈوبی اپنی نشیلی سرخ آنکھیں بس ذرا کھولی تھی اور پھر دوبارہ سو گئے تھے. اور بس اتنی سی دیر میں ہی فہیم اس کی ان خوبصورت آنکھوں کا جیسا دیوانہ ہو گیا تھا. اس کے دل کی دھڑکنیں لمحے بھر کو تھم سے گئے تھے. وہ ساکت سا بیٹھا رہ گیا تھا. اس لمحے وہ ان خوبصورت آنکھوں کے سوا سب کچھ فراموش کر گیا تھا. اس نے عالم بے ہوتی میں جھک کر عائشہ کی آنکھوں کو چوم لیا تھا. عائشہ میری جان، آئی لو یو. فہیم نے عائشہ کے کان میں سرگوشی کی تھی. تبھی اس کی طرف سے کروٹ لیتی پلٹی تھی اور ایک زوردار کوہنی اس کے سینے پر مار تھی. اوف! فہیم کا ہمار پل میں اڑا تھا اور وہ تیز سے پیچھے ہوا تھا. پھر اس نے غلطی سے بھی دوبارہ عائشہ کے برابر لیٹنے کی کوشش نہیں کی تھی. پوری رات اس نے بیٹھ کر جاگتے ہوئے گزاری تھی. عائشہ بیڈ پر قبضہ کیے ہوئے تھی. گھڑی کی سوئی کی طرح وہ پورے بیڈ پر گھوم رہے تھے. فہیم تو بس صدمے سے اس پر آنکھیں ٹکائے اس کی کارگزاریاں ملاحظہ کر رہا تھا. وہ ہر 2 منٹ بعد کروٹ لینے کے ساتھ ہی اپنے ہاتھوں اور پیروں کا نہایت ہی مہارت سے استعمال کر رہے تھے. ایسے میں اگر فہیم اس کے پاس سو جاتا تو صبح تک اس کی ایک آدھ ہڈی عائشہ فریکچر کر چکی ہوتی. فہیم کا مسئلہ یہ تھا کہ اسے اپنے بیڈ کے سوا کہیں نیند نہیں آتی تھی ورنہ وہ آسانی سے کہیں پہ جا کر سو جاتا. ہیملٹن میں بھی کم سے کم 3 راتیں اس نے اسی طرح جا کر اپنے بیڈ کو مس کرتے ہوئے گزاری تھی مگر پھر یہ سوچ کر کہ ابھی اسے بہت سارا وقت یہاں پر گزارنا ہے، وہ کب تک وہ رات بھر جاگے گا، اس لیے مشکل سے صحیح لیکن اسے وہاں نیند آنے لگی تھی. مگر یہاں اپنے روم میں اس کا دماغ پر بس اپنا کوزی بیڈ اچھایا ہوا تھا. وہ جگہ بدل بھی لیتا تو سو نہیں پاتا اور کہیں بیٹھ کر بھی جب جاگنا ہی تھا تو اسے اچھا تھا کہ وہ اپنے بیڈ پر جا کر رات گزار لیتا. کم سے کم یہاں وہ مار کھاتے ہی صحیح مگر آشا کو دیکھ تو سکتا تھا. پھر پوری رات کے کتنے ہی گھنٹے جاگنے کے بعد صبح کاذب کے وقت بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب اس نے نیند آئی تھی جسے اس وقت آشا کے اس ایکشن مووی نے پھر سے توڑ ڈالا تھا. میری نیند کی دشمن نے شیرنی، برائے مہربانی یہ اپنا ایکشن پروگرام ہلکی آواز میں دیکھ لے، مجھے سونا ہے. پوری رات آپ نے ویسے میری نیند کی بینڈ بجا کر رکھی ہے. فہیم نے آشا کو سنانے کے لیے زور سے بولا تھا اور آشا نے بھی فوراً گردن موڑ کر اس کو دیکھا تھا. پھر ٹی وی کا والیوم کم کرتی ہوئی اڑ کر دھیرے دھیرے چلتی فہیم کے پاس چلی آتی. کچھ کہا تم نے مجھ سے؟ آشا نے ایک آئی برو اچکاتے ہوئے فہیم سے پوچھا تھا. تو فہیم نے اپنے سامنے کھڑی آشا کا سر سے پیر تک جائزہ لیا تھا. لیمن کلر کے لانگ شرٹ شرارے پر ڈارک پنک کلر کا ورڈ، ساتھ ہی ڈارک پنک دوپٹے پر لیمن کلر کی چوڑی پٹی لگی ہوئی تھے. لمبے بال شاید سوکھنے کے بعد کھلے جوڑے ہوئے تھے. دوپٹے کا پٹی والا حصہ سر پر اوڑھ رکھا تھا. ہلکے پنک میک اپ کے ساتھ ہی لبوں پر ڈارک پنک کی لپسٹک لگائے وہ بے حد حسین لگے تھے. فہیم دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے سحر زدہ سا اپنے سامنے کھڑی آشا کو دیکھنے لگا تھا. تمہیں اب تک یہ دورے پڑنے بند نہیں ہوئے یا تم کھلی آنکھوں سے سوتی ہو؟ اینی وے تمہاری مما اور بابی آئی تھی ہمیں بلانے. سامنے وہ جو شاہ ہاؤس ہے نا، وہاں سب کا مشترکہ ناشتے کا انتظام ہو چکا ہے. میں کب سے تیار ہوئی تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوں. جلدی اٹھو اور تیار ہو جاؤ. اب میں اور ویٹ نہیں کر سکتی، مجھے بہت ہی بھوک لگی ہے. صرف 10 منٹ ہے تمہارے پاس. اگر 10 منٹ سے 1 منٹ بھی اوپر ہوا تو میں خود نیچے چلی جاؤں گی. پھر چاہے تمہارے مما ڈیڈ کو برا لگے یا بھائی بابیوں کو، آئی ڈونٹ کیئر. آشا کا دوست جمانے کا اپنا ہی اسٹائل تھا. فہیم گہری سانس لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا. رات کو وہ سب کیا تھا عائشہ؟ فہیم نے آنکھیں سکھا کر سامنے کھڑی آشا سے پوچھا. کیا تھا؟ آشا نے الٹا فہیم سے پوچھا. یار پوری رات آپ نے مجھے جگایا اور واٹ نان سینس، آر یو میڈ؟ فہیم کی بات پوری ہونے سے پہلے آشا بڑک اٹھی تھی. جواباً فہیم نے اس کو گھورا تھا. عائشہ آپ نے رات کو سوتے ہوئے مجھے بہت مارا. اتنا برا سوتی ہیں آپ؟ میں پوری رات آپ کی وجہ سے 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سو سکا. کبھی لات، کبھی مکہ، کبھی تھپڑ. مائی گوڈ نیس، آپ نے مجھے مار مار کر میرے اپنے دل کے سارے ارمان نکالیے. آج سے آپ اور میں ایک بیڈ پر نہیں سو سکتے. فہیم آشا کو گھورتا ہوا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا تھا جبکہ آشا اس کے سامنے آج بامشکل اپنی مسکراہٹ روکے کھڑے تھے. فہیم کے باتھ روم جاتے ہی منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنستی چلی گئی تھی. یہی تو وہ چاہتی تھی،
اس نے پہلی رات میں فہیم پر حملے کر کے اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا۔ آج سے اس کا اور فہیم کا بستر الگ الگ ہو جانا تھا۔